मताधिकार, मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये सिद्ध है सच को दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की। वो ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब। मैं हूं त्रिदीप रमण। वोट करेगा इंडिया में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बीजेपी की और 2014 के आम चुनाव में उसकी संभावनाओं की। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन। अरविंद जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या भाजपा के लिए वाकई अभी नहीं तो कभी नहीं की स्थिति है? ऐसी स्थिति बीजेपी के लिए सचमुच मेरी याद में तो कभी नहीं आया था कि शासन आने का ऐसा साफ अवसर दिखे। सामने इतना हरा थका हुआ प्रतिपक्ष हो जिसको हराना कोई बहुत मुश्किल न लगे। नरेंद्र मोदी भाजपा के सबसे अग्रणी जो नेता हैं इस वक्त, जिनको भाजपा ने अपना पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया हुआ है, उनको रोकने के लिए तमाम पार्टियों ने एक तरह से गोलबंदी बना ली है। वो प्लेयर आगे बढ़ता है उसको विरोध तो झेलना ही होता है। नरेंद्र मोदी क्या गोल निशाने पर दागेंगे? सवाल यही सबसे बड़ा है। अगर भाजपा का रथ 170-180 के नंबर पर आकर रुक जाता है तो फिर नरेंद्र मोदी का क्या होगा? अरविंद जी, ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते थे। क्या होगा फिर भाजपा का? भाजपा के लिए मुश्किल होगी, दूसरा नेता ले आना होगा संभवतः, क्योंकि मोदी के नाम पे मुझे नहीं लगता कि अगला 100 सांसद जुटाना आसान होगा। देखना दिलचस्प रहेगा कि नरेंद्र मोदी के हाथ बाजी लगती है या बिल्ली के भाग से छीका टूटता है भाजपा में किसी के लिए। अरविंद मोहन के साथ हमारी बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त है ये जानने का कि आज के एपिसोड में हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। हर रोज की तरह आज भी अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे चुनावी चटपट से। आईबी भी अब खूब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हालिया विधानसभा चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शानदार जीत हासिल करने तथा दिल्ली में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरने के बाद बीजेपी की महत्वाकांक्षाएं सातवें आसमान पर है। मंच पर अकेले नरेंद्र मोदी हैं और उनके निशाने पर दिल्ली की गद्दी है। भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर अपनी एक्सपर्ट राय देने के लिए हाजिर हैं पंजाब केसरी ग्रुप के मुख्य संपादक अश्वनी कुमार, इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप कौशल और न्यूज ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मैनेजिंग एडिटर गीता सिंह। इस पूरी बातचीत के क्रम में अरविंद मोहन लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बने रहेंगे, लेकिन सबसे पहले पेश है चुनावी चटपट। इस वक्त जहां मामले में अपने 4 अधिकारियों के नाम चार्जशीट में आने के बाद एक तरह से इस जांच एजेंसी ने भी यूपीए सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। आईबी भी अब खूब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अब जब केंद्र सरकार का कोई निर्देश आता है तो आईबी के अधिकारी सरकार से कहते हैं कि वो लिखित में दें कि सरकार जो काम करवाना चाहती है वो लीगल है या इल्लीगल, तभी इस पर कोई कार्रवाई की जा सकेगी। पीपी राव सिर्फ 10 जनपद से नजदीकियों की वजह से ही सुर्खियों में नहीं रहे हैं। सुर्खियों ने कई बार उनका पीछा किया है। अब दिनाकरण का मामला ही ले लें। इस मामले में राव एमिनेंट ज्यूरी वाली कैटेगरी में नियुक्त हुए थे और इससे भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। सनद रहे कि दिनाकरण ने पीपी राव की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिनाकरण की दलील थी कि राव बतौर वकील मुझे एडवाइस किया करते थे, सारी फाइलों को उन्होंने देखा है और मेरे खिलाफ वो पहले ही मेमोरेंडम पर साइन कर चुके हैं। लिहाजा जो व्यक्ति पहले ही मुझे दोषी ठहरा चुका है वो मेरे मामले में जज कैसे हो सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा के चेयरमैन को हिदायत दी कि राव की जगह किसी दूसरे जज को नियुक्त किया जाए। ताजा मामले में भी ये देखा जाना भी जरूरी है कि क्या राव के लिए लोकपाल बनने की राह अब उतनी ही आसान है। कोई पत्ता भी नहीं हिलता, ना पर्दों में है जुम्बिश, फिर भी कानों में बहुत तेज हवाओं की सदा है। क्या वाकई देश में इस समय बीजेपी के पक्ष में कोई हवा चल रही है? नरेंद्र मोदी हुंकार भर रहे हैं और कमल पार्टी 272 के जादुई आंकड़े को छू लेने की हसरत में डूबी है। क्या सचमुच बीजेपी के लिए
2014 का आम चुनाव अभी नहीं तो कभी नहीं का है। आज के खास पैकेज में हम इसी राज से पर्दा उठा रहे हैं। यूपीए सरकार 2G, कोयला, कॉमनवेल्थ और न जाने घोटालों के किस किस कीचड़ में डूबी हुई है। इस बार 2014 के चुनाव में बीजेपी इसी कीचड़ में कमल खिलाने की तैयारी में है। हर चुनाव से पहले होने वाली धारा 370 और राम जन्मभूमि भगवा पार्टी के एजेंडे से गायब है। मंच पर न तो विश्व हिंदू परिषद की अयोध्या परिक्रमा है, न प्रवीण तोगड़िया की तीखे बोल हैं, न उमा भारती का भगवा चोला है, न साध्वी ऋतंभरा हैं और न आचार्य धर्मेंद्र। मंच पर अकेले नरेंद्र मोदी हैं और उनके निशाने पर दिल्ली की गद्दी है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिनको आपकी परवाह नहीं है, क्या उनकी परवाह करनी चाहिए? आरएसएस ने तो पूरे मन से मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट माना है और वो उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा जोर भी लगाएंगे। लोगों के भीतर अपनी अपनी असुरक्षा की भावना हो सकती है। अब वो असुरक्षा की भावना मौजूद है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को मोदी का चेहरा दिखा के ही हो रहा है, क्योंकि यूथ मोदी के साथ पूरी तरह से जुड़ गए हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसे लीडर के तौर पर आए हैं, सक्सेसफुल लीडर के तौर पे, जिसपे बीजेपी अपना पूरा दांव खेल रही है। अटल, आडवाणी और जोशी का जमाना बीत गया। भगवा पार्टी का पूरा मेकओवर हो रहा है। हिंदुत्व मोदित्व के पीछे पीछे है। बीजेपी के लौह पुरुष आडवाणी का लोहा जंग खा चुका, इसलिए सरदार पटेल की नई आदमकद लौह प्रतिमा बनाई जा रही है। सरदार पटेल को शुरू से ही उनको नेग्लेक्ट करने की कांग्रेस की जो एक सोच रही है, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का जो उनकी प्रतिमा को लाने का एक बहुत अच्छा सुझाव है। खिड़कियां सारी खुली हैं तो हवा क्यों नहीं आती? नीचे सर्दी है बहुत और हवा तुंद है शायद। बीजेपी पर हमारे यह मंथन जारी रहेगा, पर फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वोट करेगा इंडिया में सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। अभी नहीं कभी नहीं, तो मुझे लगता है उसका समय नहीं आया है। हथेलियों से लकीरें उतार कर दे दो, उतारो रूह से ये जिस्म का हंसी गहना, उठो दुआ से तो आमीन कह के रूह दे दो। 2014 की चुनावी रूह को सलामत रखने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे अपना खास पैकेज अभी नहीं तो कभी नहीं, और बात कर रहे थे इस चुनावी महासंग्राम में भाजपा की संभावनाओं की। आइए अपनी खास स्टोरी के उसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। संघ के हाथों में लाठी नहीं, चाय की केतली है। गर्मा गर्म सुराजी चाय देश के खाली प्याले में परोसी जा रही है। लोकतंत्र की लड़ाई चाय की दुकानों पर लड़ी जाएगी, जहां चाय की हर प्याली के साथ राजनीतिक मुद्दे पकौड़ों की तरह पेश किया जाना है। इरादा बतरस के साथ देश को बदलने का है और मिशन पर नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी की हर रैली के बाद बीजेपी की केतली का आकार बढ़ता जा रहा है। भगवा पार्टी को उम्मीद है कि ये केतली इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसमें 272 सीटें समा जाएगी। इस बार अगर भाजपा को 180 तक से लेकर 200 के बीच सीटें ना मिली तो काफ़ी फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस जोश और खरोश के साथ मोदी इस समय पूरे देश में घूम रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग उनको सुनने आ रहे हैं और वो सर्वप्रिय नेता इस वक्त बने हुए हैं। 272 का आंकड़ा जो है वो एक अच्छा नारा है अपने कार्यकर्ता को प्रेरित करने के लिए, और ऐसे समय में मतदाता को आश्वस्त करने के लिए, जब एनडीए स्वयं छोटा हो गया हो, भाजपा के अतिरिक्त उसमें केवल 2 दल हों और लोगों को ये शंका हो
कि आपके पास पर्याप्त संख्या होगी या नहीं होगी। अगर बीजेपी 272 का आंकड़ा पाने की एक उम्मीद, अपना सपना देख रही है, तो उसका देखना शायद इसलिए वाजिब भी है कि नरेंद्र मोदी की एक सफल राजनेता की एक इमेज रही है, उसको बीजेपी शायद इस दफे भुना भी पाए। नरेंद्र मोदी के पास हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तंग हाल जिंदगी से परेशान गरीबों और किसानों के लिए रोजगार, 24 घंटे बिजली और पानी के वायदे और गुजरात की कहानियां हैं, और है विकास का ग्लोबल मॉडल। तो युवाओं के लिए भविष्य के सपने, मोदी एक तरह से सपनों के सबसे बड़े सौदागर बनकर उभरे हैं। इसलिए अपनी हर रैली में वे एक नया सपना बुनते हैं। हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर के हम गरीबी को परास्त करें। 56 इंच की छाती ठोकते हैं और विपक्षियों को ललकारते हैं। राजनीति का ये नया अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी की धमक चेन्नई सेंट्रल से मुंबई सेंट्रल तक सुनाई पड़ रही है। नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं पीएम बनेगा। उम्मीद है कि बीजेपी इस वक्त पूर्ण रूप से बहुमत से आ पाएगी। बीजेपी इस बार जरूर आएगी और मुझे लगता है पक्का आएगी वो, और बीजेपी पक्का आएगा, मेरा यकीन है। कामरेड एबी वर्धन और प्रकाश करात, बिहार के नीतीश कुमार और यूपी के मुलायम सिंह, ओडिशा के नवीन पटनायक और तमिलनाडु की जयललिता सब खुश हैं कि वे अकेले नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक और एक मिलकर 11 हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी को लगता है कि 293 लोकसभा सीटों वाले 11 राज्यों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को जीतने के बाद 11 का ये गठजोड़ अपने आप 9-2-11 हो जाएगा। अभी नहीं, कभी नहीं, तो मुझे लगता है उसका समय नहीं आया है। क्योंकि मान लीजिए एक मिनट के लिए भाजपा सत्ता में नहीं आती है, लेकिन भाजपा सबसे बड़ा दल बनकर के उभरेगी, ऐसी तो सब लोग वास्तविकता मान रहे हैं। नरेंद्र मोदी की राह में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रोड़ा खुद नरेंद्र मोदी की इमेज हो सकती है, जो एक विवादित इमेज के साथ नरेंद्र मोदी को बाकी दल और चाहे बीजेपी के अंदर भी एक हवा मिलती रही है, तो वही शायद उनकी इमेज ही उनके खिलाफ जा सकती है। एक तरफ थर्ड फ्रंट का फंडा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की रणनीति। सिस्टम को सुधारने का राहुल गांधी का सपना है, मनमोहन सरकार की जनहित योजनाओं का शोर है। ये सब नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने की तैयारी में है। अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो जरूर 370 कश्मीर में और कॉमन सिविल कोड पूरे देश में लागू किया जाएगा। नरेंद्र मोदी एक झटके में इन सबको निपटाना चाहते हैं। एक दूसरे को निपटाने के इस खेल का अगर एक भी दांव उल्टा पड़ा तो भगवा पार्टी का खेल बिगड़ सकता है। मदारी मोदी का मजमा उजड़ सकता है। तमाशबीनों की भीड़ तो आहिस्ता आहिस्ता छट जाएगी, पर कमल के ऊपर छाई अनिश्चितताओं की धुंध कैसे छटेगी? क्योंकि हर भगवा खिलाड़ी मानकर चल रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। एक मोहूम सी उम्मीद लिए अब के शायद कहीं कोई कोपल जन्म लेती हुई नजर आए, बाज सेहरा की गोद भर जाए। अरविंद जी, यूपीए सरकार के 10 साल, नाकामियों के 10 साल, क्या भाजपा के लिए वाकई नई कोपल लेकर आया है? बीजेपी के लिए सचमुच ये बड़ा अवसर है, और अवसर इसलिए भी है कि जो थर्ड फ्रंट बन सकता है वो सब थके हारे लोगों की पार्टी हो चुकी है, और जो क्षेत्रीय अस्मिता या जातीय अस्मिता लेके वो आगे बढ़े थे, वो सवाल भी धीरे धीरे मध्यम पड़ा है। अरविंद जी, लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए कि थर्ड फ्रंट में जयललिता जैसी नेत्री हैं जो 9 से 29 तक का सफ़र तय कर सकती हैं। नहीं, वो तो हर कोई कर लेता है और हर कोई कर गया है। मुलायम सिंह यादव ने इस उम्र में आके उत्तर प्रदेश में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 5 विधानसभा के बाद हासिल कर ली, तो वो उपलब्धियां अपनी जगह हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव में अब पॉलिटिकल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो, एक कुनबे से बाहर वो सोच रख सकते हों, वो समाजवाद नामक जिस मंत्र का जाप करते हैं उसकी बाकी किसी भी मूल अवधारणा से अब उनका कोई बहुत मतलब। और वाम दलों का भी अभी जितना आंकड़ा है उससे वो नीचे तो जाएंगे नहीं, 2-4 सीटों का इजाफा ही होगा। नहीं, अभी कोई ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन आइडियोलॉजी में उनके यहाँ भी अब कोई नई बात आने से रह गई। नरेंद्र मोदी का बहुत शोर है, गाजे बाजे हैं, ढोल बज रहे हैं सब तरफ, लेकिन 272 प्लस का जो ये मिशन है वो कैसे पूरा होगा? बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है और नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी है
उसमें भी आबादी का लगभग 20, 22, 25% हिस्सा वो जानबूझ के छोड़ते हैं कि ये हमको मिलना ही नहीं है। तो फिर 80% पर, 75% पर से आप लड़ाई शुरू करते हैं, आधे भारत से लड़ाई शुरू करते हैं। अरविंद जो ये पूरा इलाका है, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र, इस पूरे इलाके में अगर बीजेपी की सीटों की आप शिनाख्त करें तो बमुश्किल 2 या 3 सीटें हैं और वहाँ कुल सीटें 142 है। तो क्या आप 142 सीटों का आंकड़ा एक तरफ छोड़कर 272 की तरफ चलना शुरू करेंगे? 272 आना फिर अपने आप में बहुत मुश्किल है, और जैसे पर्सनालिटी नरेंद्र मोदी की है, उनको गठबंधन करना, उनके वो गठबंधन के पार्टनर ढूंढना मुश्किल होगी। इसलिए ये मिशन एक दफ़े तो बहुत आसान लगता है, लेकिन मुश्किल भी है। अरविंद जी, क्या मोदी अपने घर के विरोधों को जीत पाए हैं? बहुत विरोध रहा उनका, अडवाणी कैंप खुला विरोध करता रहा उनका। अब लग रहा है कि वो विरोध अपने आप में काफ़ी हद तक नीचे दब गया है। नरेंद्र मोदी को उनके घर से चुनौती मिलनी कम से कम इस वक्त कम हो गई हो, बंद हो गई हो, पर उनके लिए आगे का रास्ता इतना आसान नहीं है। अरविंद मोहन जी के साथ हमारी बातों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, पर फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वोट करेगा इंडिया में सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। तो लेटेस्ट फैशन छा छोरे, सिस्टम पे बजाओ अपनी लठ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। 2014 के चुनावी महासंग्राम को एक नए नजरिए से देखने और दिखाने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में। ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने साथी चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन से ये जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि वाकई नरेंद्र मोदी भाजपा के लिए सबसे बड़ा तुरुप का इक्का साबित होने वाले हैं। अरविंद जी, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए भी अभी मुश्किलें बहुत हैं। पार्टी के लेवल पे भी आप देखिए, एक मुश्किल जो संघ उनको सपोर्ट करके यहाँ तक ले आया है, वो संघ भी उनके लिए मुश्किल करेगा। एजेंडे में मिस गवर्नेंस, अच्छा शासन ले आना, भ्रष्टाचार दूर करना, महंगाई दूर करना है या दंगे कराना है। मोदी के आने से क्या आपको लगता है एकजुट हुआ है भाजपा का संगठन? संगठन के लेवल पे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत आया है। अब इससे संगठन को लाभ निश्चित रूप से होगा। अरविंद जी, भाजपा इस दफे कोई भी दाव छोड़ना नहीं चाहती। मसलन मोदी ने अपना ओबीसी कार्ड खेल दिया, यहाँ तक कि सरदार पटेल को कुर्मी जाति का पहली बार हमने सुना कि सरदार पटेल कुर्मी थे। नहीं, कुर्मी थे नहीं थे, ये एक एफर्ट लगातार चली है। और बीजेपी या संघ परिवार अगर ये कह रहा है, जो मानता था कि जाति व्यवस्था हिंदू समाज के एक होने में सबसे बड़ी बाधा है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा डाइल्यूशन है उनके अपने सिद्धांत से। लेकिन इन सब के बाद भी मैं कहूँगा कि अभी लड़ाई बहुत आसान नहीं है। इसमें संघ भी एक मुश्किल पैदा करेगा, इसमें बीजेपी के अपने लोग भी मुश्किल पैदा करेंगे, और सबसे ज़्यादा अगर आपका सितारा जिस तरह से चढ़ा है वो चढ़ता गया तो 200 से ज़्यादा जो शहरी सीटें हैं जहाँ से बीजेपी इस बार गेन करेगी, क्योंकि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें हैं उसमें, उन सब में आप पार्टी बीजेपी को बहुत डैमेज करेगी। अरविंद जी, अभी से भाजपा वालों ने शिकायत करनी शुरू कर दी है कि मोदी ने पार्टी पे और फंड पे पूरा कंट्रोल रखा हुआ है। 3 सेंटर बन गए हैं जो जिक्र मैं कर रहा था, नागपुर और अहमदाबाद और दिल्ली। तो बीजेपी को इन 3 सेंटर्स को संभालना भी मुश्किल होगा। अरविंद जी, आप ये क्यों नहीं मानते? आपने बार बार इस बात का जिक्र किया कि मोदी आए, दंगा फैलाया या दंगा लेकर आएंगे, लेकिन आप ये माने 2002 के बाद से गुजरात में कम से कम कोई दंगा नहीं हुआ। तो जो एक इकबाल की बात होती है, एक जो शासक का इकबाल दिखना चाहिए, वो मोदी ने दिखाया। ये इकबाल है या खौफ है, ये मैं अभी इसमें भी मैं बहस में नहीं जाना। रह नहीं गई अब मेरी कोई आस्था तुम्हारे प्रतीक चिन्ह की रक्षा में, तुम्हारे खोखले नारों को लेकर गला फाड़ अब नहीं भाजूंगा हवा में मुट्ठियां। अब हम प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में आ पहुंचे हैं। यह वक्त होता है आपको ताऊ से मिलवाने का, जो अपनी खरी बातों के लिए मशहूर है। आप लोग देख रहे हो प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया और चोट करेगा ताऊ। इब एक मजेदार किस्सा आप लोगों ने सुनाऊं मैं। इब अपने छोरे को भी गुस्सा आ रहा है, कति लठ बजान खातर वो भी बेकरार हो रहा है।
छोरा मारे थे पूछने लग गया, ताऊ किस पर बजाऊं अपनी लठ। अरे मैंने कही यो तो लेटेस्ट फैशन है छोरे, सिस्टम पे बजाओ अपनी लठ। सबसे खराब तो सिस्टम ही है, इब सब इसे ही बजावे से। इब छोरा निकल लिया हाथ में लठ लेकर सिस्टम सुधारण खातर। बीच रास्ते में घना बड़ा सा पत्थर देखा। इब यो पत्थर तो सिस्टम से पड़ी से। यो सोच के छोरा चालू हो गया लठ पे लठ। पत्थर तो टूटा नहीं, लठ टूट गया। अरे थक कर छोरा बोलिया, अरे दाऊ यो सिस्टम लठ से कि यो पत्थर। इब एक मजेदार किस्सा बताओ आपको। एक बापू अपने छोरे से बोलने लग गया, अरे बेटा तू फेल हो या पास, तने मोटरसाइकिल लेके दूंगा। बेटा घना खुश हो लिया, बोला रियली डैड। अरे उसके बापू ने कहा, हाँ बेटा पास हुआ तो पल्सर कॉलेज जाने के लिए, और फेल हुआ तो राजदूत दूध बेचने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा लिखें और बताएं, चाहे तो फोन भी मिलाएं। आपके सुझावों का स्वागत है। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदीप ब्राह्मण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार।